इसमें क्या है बेटा, देखो एक रिएक्शन दी हुई है। अब हमें इस अभिक्रिया के लिए अलग अलग कंडीशंस है ना, और उस कंडीशन के आधार पर उन्होंने एक अभिक्रिया क्या दे रखी, यहाँ पे लिखा हुआ ए, ये है हमारे पास ए, एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये क्या है बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है ना, और यहाँ पर प्रोडक्ट यानी कि 2b में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट, याद रखिएगा। जो हमारे बाईं ओर होता है वो रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है। जहां से एरो से, ये देखो ना, एरो का हमने निशान इधर की तरफ लगाया हुआ, तो रिएक्टेंट से अभिकार उत्पाद की तरफ लगता है बेटा। ये चीज किसकी तरफ लगता है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लगेगा, प्रोडक्ट की तरफ एरो होता है ऐसा। ये एरो का जो मुंह होता है वो किस तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ। तो ये प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन का एक छोटा सा, ये तो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या है, यदि हमें निकालना हो कि ए के विलुप्त होने का वेग है ना, औसत वेग हम कह सकते हैं किसका, ए का, या ऐसे कह सकते हैं ए के विलुप्त होने का वेग, विलुप्त होने का वेग क्या होगा, औसत वेग होगा, या ए का औसत वेग भी लिख सकते हैं, क्योंकि औसत वेग हमारा है ना, ये औसत वेग है। तो औसत वेग कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको ही माइनस के रूप में आएगा, यहां से कितना, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए, और अपॉन क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, डेल्टा टी। ये माइनस के फॉर्म में, ठीक है ना, ये क्या आएगा, माइनस के फॉर्म में। और दूसरा यदि हम निकालना चाहें इसका, इस वाले का, तो बी का औसत वेग क्या होगा, तो बी का औसत वेग, ठीक है ना, यहां पर वेग लिख लेते हैं ना, औसत वेग। तो इज इक्वल टू क्या होगा, यहां तो बढ़ रहा है ना, इसलिए जब बढ़ेगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, है ना, ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहां से कम होता चला जा रहा है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो अब यदि हम इसमें देखेंगे बेटा, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होगा डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ बी, ये बेटा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ये दोनों का हमने क्या निकाला, औसत वेग, है ना, ये औसत वेग ए का निकाला, ये वेग। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, एक कहता है कि अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति क्या करती है, उन यौगिकों को देखती है, जैसे 2 है तो इसको बैलेंस रिएक्शन भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर रस समीकरण मिति क्या करती है, इसमें हमने 2 का कोई लेना देना नहीं था ना, देखो 2 यहाँ पर हमने देखा, लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं है उसका कहीं आना। लेकिन जो रस समीकरण मिति है वो उसके नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उनको भी लेती है। तो यहाँ पर देखेंगे रस समीकरण मिति क्या कहती है कि जो माइनस, देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हुआ, यानी कि जो ए के विलुप्त होने की दर है, जितना ए विलुप्त हुआ उतनी मात्रा में क्या होगा, बी बनेगा। तो देखो की तरफ यहाँ पर 1/2, जो 2 था उसको हमने क्या कर दिया 1/2, और यहाँ डॉट लगा करके डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, देखो ये इसके बराबर, लेकिन ये कैसे है, ये प्लस में होगा, ये बढ़ रहा है इसलिए हमने इसको प्लस में। तो ये वाला पार्ट अलग है बेटा और ये पार्ट अलग है, ये तो यहाँ से कम हो रहा है और उतनी मात्रा में क्या हो रहा है, ये बी बन रहा है। तो ये इन दोनों की मात्राएं क्या होंगी, बराबर होगी, ये मतलब, ठीक है। तो इस समीकरण के लिए हमने ये जो रिएक्शन थी इसके लिए हमने रस समीकरण मिति भी निकाल दी। एक तो उनका औसत वेग निकाला, दूसरा हमने रस समीकरण मिति। यहाँ एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल और है। देखो ये लिखा हुआ है N1 ए, ठीक है, प्लस N2B और फिर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है ना, और M1C और प्लस M2D, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, यहाँ पर इनको हम क्या कह रहे हैं, जो एरो से इस तरफ है
वो है रिएक्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अभिकारक, हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिकारक। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इनको? अभिकारक। इधर की तरफ जो दोनों है वो क्या है? वो है प्रोडक्ट। क्या है बेटा? प्रोडक्ट। इनको बोलते हैं उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है ना, इधर की तरफ रिएक्टेंट है, इधर की तरफ प्रोडक्ट। अब हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि यहां से जब अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? कम होते हैं। रिएक्टेंट क्या होते चले जाते हैं? कम होते चले जाते हैं। और प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है? बढ़ता चला जाता है, क्योंकि रिएक्शन यहां से यहां की तरफ चलेगी, है ना। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलेगी। तो इसके लिए हम वेग निकालेंगे। चलो पहले हम देखते हैं औसत वेग किसका? औसत वेग ए का निकालते हैं। देखो एक एक करके दिखा रहे हैं ना। औसत वेग किसका निकालेंगे? ए का निकालते। एक औसत वेग कैसे निकलेगा? ए का जो औसत वेग होगा माइनस में होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी। बी का यदि निकालें, बी वाले का निकालेंगे तो बी का भी क्या होगा बेटा? ये भी होगा माइनस, ये बराबर का चिन्ह होगा, है ना। माइनस यहाँ पर आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो ए और बी का हमने निकाल दिया दोनों का। यदि हम सी का निकालेंगे तो सी का क्या होगा? सी का औसत वेग आएगा तो सी का औसत वेग क्या होगा? ये प्लस में होगा, यानी कि क्या होगा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। जो डी का देखेंगे बेटा, ये डी वाले का, तो यहाँ क्या होगा? प्लस का चिन्ह आएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन क्या आएगा? डी टी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आ सकता है बेटा। ये हमने निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए? रस समीकरण विधि चाहिए। ये जो N1 है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, N2 M2 M1 सॉरी M2। अब इसके लिए यदि हम रस समीकरण विधि निकालते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक, है ना, स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, है ना, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, है ना। तो स्टोइचियोमेट्री कैसी होगी? स्टोइचियोमेट्री हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास, यदि हम इसको देखें पहले वाले को, ए के लिए देखेंगे तो ए के लिए क्या आएगा? 1/N2 सॉरी N/N1 इंटू क्या आएगा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी। ये हमने किसके लिए निकाला? इसके लिए। दूसरा क्या आएगा? बराबर आएगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ये आएगा 1/N2। ये N2 है ना इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटू का चिन्ह लगेगा और फिर क्या आएगा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। अभी निकलवाऊंगा बेटा आप लोगों से, है ना। इज इक्वल टू क्या आएगा? फिर देखो यहाँ पर देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स है तो इसको क्या करेंगे? 1/M1, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा बेटा। क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। इंटू क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डी टी। और फिर क्या आएगा? इक्वल का चिन्ह आएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस किसके बराबर आएगा? 1/M2 और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डी टी। बहुत सिंपल चीज है ना। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए? रस समीकरण में। ये तो एग्जाम्पल दिए गए, ए बी सी सिंबल के रूप में दिए गए। ए कोई हमारे पास कोई कंपाउंड नहीं है, या कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है ना। ये माना गया है कि ए यदि होता है और उसके आगे M2 लिखा हुआ, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? उसको क्या लिख सकते हैं? उन रिएक्शनों को लिखा जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये जो संख्याएं लिखी हुई है, ये कुछ संख्याएं उन्होंने लिखी हुई पहले, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये देखो, ये ए से पहले N1 लिखा हुआ है, बी से पहले N2 लिखा हुआ है, सी से पहले M1 लिखा है और डी से पहले M2 लिखा है। इसका मतलब ये संख्याएं हैं, इनकी जगह कोई संख्या हो सकती है और ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो एक हमारे पास ये रिएक्शन है। अब देखो जैसे माना ए हमने लिखा, माना ए लिखा तो ए की जगह HI हो गया, है ना। 2 यहाँ पर आ गया। इसके लिए निकालो तो बेटा औसत समीकरण विधि।
यानी कि यहाँ पर हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो औसत वेग निकालना बेटा इसका, इस अभिक्रिया का औसत वेग निकालना। कैसे निकलेगा, कोई बच्चा बता दो। बेटे स्वयं करने हैं तुमने, है ना, क्योंकि यदि करोगे नहीं इनको तो सीखोगे नहीं। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? एक बच्चा बता दो यस नो। यस सर। चलो ठीक। बताओ बेटा इसमें औसत वेग कैसे हो सकता है? ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत आसान है, कठिन नहीं है। किसी बच्चे को आता हो मेरे इतने बताने के बाद? कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे औसत वेग इस अभिक्रिया का, कैसे निकालेंगे इस अभिक्रिया? फिर हम रस समीकरण मिति भी निकालेंगे इसके लिए। नहीं आ रहा है? चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहां पर हमने करना क्या है कि औसत वेग पहले हम एच आई का निकालेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का, है ना, एच आई का औसत वेग। तो क्योंकि ये रिएक्टेंट है, देखो एरो से इस तरफ है, यदि हम देखेंगे ना, यहाँ पर अलग से बना देता हूँ, देखो एच आई है ना, और 2 लगा हुआ है, ये एरो से इस तरफ है ना, और H2 प्लस I2। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने इधर किसको माना भी कहा है, तो देखो जो एरो के इस तरफ है, ये देखो पूंछ की तरफ है, पूंछ है इसकी, है ना, और ये उसका मुंह है, मुंह की तरफ तो प्रोडक्ट होंगे, ये तो होंगे बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, है ना, और ये होंगे रिएक्टेंट। इतनी बात तो नॉर्मल सबको समझ में आ गई। तो क्योंकि जो ये पूंछ की तरफ है, यहाँ ये देखो इसकी तरफ है, पीछे की तरफ है ना, तो इस एरो के पीछे की तरफ है, वो रिएक्टेंट है। तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट को हमेशा क्या होगा, कमी होती है, क्योंकि रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाती है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इस एच आई का औसत वेग निकालेंगे। तो इस एच आई का जब हम औसत वेग निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा, एच आई का औसत वेग। तो कैसे निकालते हैं औसत वेग के लिए, हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं पहले, फिर क्या करेंगे, डेल्टा लगाएंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर उस एच आई को रख लेंगे, और बटे में क्या कर देंगे, डेल्टा टी, निकल गया बेटा औसत वेग। अब हमने किसके लिए निकालना है, इस हाइड्रोजन के लिए और इस आयोडीन के लिए। तो औसत वेग लिखेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, H2 के लिए जो है औसत वेग, है ना, इसका औसत वेग कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस में आएगी, क्योंकि H2 देखो, H2 बाद में लगा बेटा, मैं पहले की बात कर रहा था, जो हमने 1/2 1/3 लिखा ना, वो पहले वाले लिखे थे, बाद वाले नहीं लिखे थे, है ना, बाद वाले वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में आएगा और डेल्टा आएगा, और यहाँ पर आएगा H2, एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। अब I2 का निकालेंगे, तो I2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, डेल्टा का चिन्ह लगाना है, I2 लिखना है, अपॉन में क्या कर देंगे, डेल्टा टी लिख लेंगे, है ना। अब यदि हम रस समीकरण मिति यानी कि स्टोइचियोमेट्री निकालते हैं, तो स्टोइचियोमेट्री कैसे होगी, इस अभिक्रिया में स्टोइचियोमेट्री कैसे होगी, तो पहले हम किसका निकालेंगे, एच आई के लिए। तो एच आई के लिए कैसे होगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन यहाँ 2 है पहले, देखो इस अभिक्रिया में 2 पहले, तो इसको क्या कर देंगे, 1/2, डॉट का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा एस आई अपॉन क्या आएगा, डेल्टा टी, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब H2 है, लेकिन इससे पहले कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद क्या है बेटा, डेल्टा I2 एक्टिव मास ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी, बस हो गया, ये रिएक्शन का हमने निकाल दिया।
अब थोड़ी सी एक और कठिन वाली रिएक्शन, और कठिन भी खैर कुछ नहीं, कठिन कहाँ है, इसके लिए देखो, इसके लिए निकालो, तो इसके लिए कैसे हो सकता है, कुछ भी नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं, थोड़ा समझना है बस, बहुत कठिन नहीं है। हो गया? यहां पर देखो, हमने ये अभिक्रिया है, तो ये देखो यहां से लेकर के और यहां तक ये सब रिएक्टेंट है, इन सब के लिए माइनस आएगा, और यहां से यहां तक ये क्या है, प्रोडक्ट, इनके लिए प्लस आएगा। बाकी सेम वैसे करना है। देखो यदि हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं, पहले देखते हैं ब्रोमीन के लिए, इसके दो पार्ट कर देते हैं ना, ब्रोमीन के लिए देखते हैं। तो ब्रोमीन के लिए क्या लिखा हुआ बेटा, यदि हम Br2 के लिए लिखेंगे तो औसत वेग कैसे निकालते हैं, औसत वेग में इन संख्याओं का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है ना, इस रस समीकरण औसत वेग कैसे होगा, यदि हम औसत वेग निकालना चाहिए, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Br, और इसमें नेगेटिव चिन्ह लगा देंगे अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। दूसरा यदि हम इसके लिए निकालते तो क्या आएगा, इसके लिए आएगा फिर माइनस, इसको हम आगे भी लिख सकते बराबर का चिन्ह है ना, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Br(O) नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी। इसको फिर आगे लिखेंगे, देखो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ H प्लस अपॉन डेल्टा टी। ये तो हमने किसके लिए निकाला, रिएक्टेंट के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए है ना औसत वेग निकालेंगे, तो उसके लिए औसत वेग देखो, पहले आ रहा Br2, तो डेल्टा Br2, यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर करना बेटा इसको, है ना, Br2, और यहाँ प्लस का चिन्ह है अपॉन डेल्टा टी। फिर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी, बस इतना है। कि अब इसके रस समीकरण में लिखोगे, यानी कि स्टोइचोमेट्री रिएक्शन लिखोगे तो कैसे होना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को देखो, जो औसत वेग हमने निकाला यहाँ माइनस आया था, इसको क्या करेंगे 1/5 डॉट लगा करके, फिर क्या करेंगे डेल्टा, वही उतारना, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Br है ना, Br अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया, इसके लिए हो गया। दूसरा फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, किसके बराबर आएगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या पहले नहीं है, संख्या पहले नहीं तो फिर वो वैसे वैसा आएगा, डेल्टा और यहाँ आएगा Br(O) नेगेटिव और ब्रैकेट बंद और डेल्टा टी, हो गया। फिर इक्वल का चिन्ह लगेगा, देखो बेटा यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 को हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगेगा 1/6 डॉट, और यहाँ क्या आएगा एक्टिव मास ऑफ क्या आएगा H प्लस अपॉन डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा लगाना बोल है ना, डेल्टा लगाना। फिर इक्वल आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे चलते रहेंगे, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये तीनों खत्म हो गए क्या वाले रिएक्टेंट वाले। अब प्रोडक्ट वाले देखेंगे, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट में 1/3, ये 3 आ जाएगा, 1/3 इंटू क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पर आएगा डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ Br2 अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू आएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, देखो बेटा हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह आएगा 1/3 और इनटू, देखो यहाँ पर आएगा एक्टिव मास ऑफ, देखो डेल्टा और H2O, सॉरी क्या है बेटा H2O और अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई है ना, ये रस समीकरण में थी हो गई। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन के लिए औसत वेग निकाल सकते हैं बेटा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, सारी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है बेटा हमारे पास। दूसरा नंबर है हमारे पास 3 प्रकार की अभिक्रिया। पहले हमने औसत वेग पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। जो हमारे पास क्या होगा, तात्क्षणिक वेग होगा, ये तो तुरंत होने वाला होगा, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित क्षण पर, कोई निश्चित क्षण है ना, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मान लीजिए सपोज हम अभी तक हम क्या निकाला, औसत निकाला। औसत कैसे समझ सकते हैं बेटा, कि जैसे माना एक व्यक्ति घर से चला, है ना, या एक बस मान के चलो, बस मानते हैं, तो अभी तक हम औसत पढ़ रहे थे, तो औसत कैसे निकाल, बस चलो मान लीजिए भगवान से देहरादून जा रही बस, है ना, तो इस बस में भगवान से अलमस तक 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चली, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अलमस के बाद या रोहतू की वैली तक उसने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, उसके बाद देहरादून के लिए वहां 60 किलोमीटर पर आवर चला, क्योंकि रोड थोड़ा ठीक थी। तो हम क्या करते थे, इन सबको जोड़ करके और फिर भाग दे देते थे जितने किलोमीटर है ना, तो औसत वेग निकल आता है ना। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये अलग अलग, लेकिन ये तो था औसत, इन सबको जोड़ करके फिर उसके बाद जितना किलोमीटर चला उसको भाग दे देंगे, है ना, तो औसत निकल आएगा। लेकिन तात्क्षणिक क्या कहता है, एक निश्चित क्षण पर हमने कहा कि मान लीजिए ये एक बजे चला यहाँ से और 4 बजे देहरादून पहुंचा, तो हमने कहा 3 बजे, ठीक 3 बजे उस गाड़ी की रफ्तार क्या थी, या उस बस की रफ्तार क्या थी, उसकी गति क्या थी, ठीक 3 बजे। तो देखो उस क्षण पर हम देखेंगे, चलो मान लीजिए वो यहाँ पर थी, तो हम इस समय देख रहे हैं कि 3 बजे क्या रफ्तार थी, तो वो 60 किलोमीटर की। मान लीजिए इधर थी तो 40 किलोमीटर, इधर थी तो 20 किलोमीटर की रफ्तार में। तो उस क्षण, यानी कि निश्चित क्षण पूछा हुआ है, कि एक जगह पर कहीं पर पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर पूछ सकता है, तो निश्चित क्षण पर उस अभिक्रिया ये की का वेग क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, इसको ये समझना होगा, जो तात्क्षणिक है, कि किसी निश्चित क्षण, क्षण का मतलब यहाँ समय से है, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया का वेग उसका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा, है ना। निश्चित समय या निश्चित क्षण, इसलिए तात्क्षणिक हो गया। क्षण का मतलब यहाँ पर समय से है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि 4 मिनट पर अभिक्रिया का वेग क्या था, तो हमें वही बताना पड़ेगा, है ना। पूरी अभिक्रिया का वेग नहीं, केवल निश्चित क्षण पर। उसके बाद तात्क्षणिक वेग प्राप्त करने के लिए औसत वेग के समय अंतराल जो डेल्टा टी होता है को घटाकर शून्य की ओर ले जाते हैं, है ना, उससे शून्य की ओर ले जाते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है बेटा, जो सांद्रता है, सांद्रता का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। जो सांद्रता है उसका सीमांत मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से, है ना। देखो यदि किसी अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को डेल्टा सी, देखो यहाँ पर जो अभिकारक है और उत्पाद है उसकी जो सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ, है ना, उसकी जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ, यदि उसको क्या कह रहा है कि डेल्टा सी लिखे, तो अभिकारक या उत्पाद डेल्टा सी मान लेते हैं, जो उसकी सांद्रता में परिवर्तन आए, किसकी, अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। मान लीजिए एक अभिकारक है और दूसरा है हमारे पास उत्पाद। इनकी जो सांद्रता है बेटा, इनकी सांद्रता में जो परिवर्तन है उसको डेल्टा सी मान लो, डेल्टा सी मान लेते हैं। और परिवर्तन में कितना समय लगता है, डेल्टा टी लगता है। मान लीजिए इस जो टाइम लगेगा वो डेल्टा टी लगता है। तो क्या होगा, तब हम औसत वेग कैसे निकालते थे, औसत वेग हमारे पास होता था, औसत वेग कैसे निकालते थे, औसत वेग हम निकालते थे, हम क्या करते थे, प्लस तो लिखते थे जो क्या होगा प्रोडक्ट वाला, और माइनस किसको लिखते थे, रिएक्टेंट वाले को। तो हम क्या कर सकते हैं, औसत वेग यहाँ प्लस माइनस एक साथ लिख लिया मैंने, है ना। और डेल्टा क्या करते थे, एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी,
इसके द्वारा आकलन करते थे बेटा। लेकिन जो तात्क्षणिक वेग होगा, ये हमने औसत वेग निकाला, ऐसे करके हम औसत वेग निकालते हैं। लेकिन जो तात्क्षणिक वेग होगा, तात्क्षणिक वेग, तो तात्क्षणिक वेग में क्या होगा? देखो, तात्क्षणिक वेग में यहाँ लिमिट लग जाएगी। क्या लगेगी? लिमिट। लिमिट होगा और प्लस माइनस, और यहाँ आएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी अपॉन डेल्टा डी रहेगा। तो प्लस माइनस, प्लस का मतलब होगा प्रोडक्ट और माइनस का मतलब होगा, ये प्लस माइनस मैंने एक साथ लिए थे। माइनस का मतलब यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा बेटा? माइनस का मतलब होगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में से कमी हो रही हो। अब इसको हम, क्योंकि लिमिट लगा हुआ, तो हमें इसको डेल्टा टी, इसकी सांद्रता को कहाँ पहुंचाना? अनंत, यानी कि 0 तक पहुंचाना है। ठीक है ना? तो इसको परिवर्तन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, है ना, एरो का चिन्ह। तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा? तात्क्षणिक वेग हमारे पास आएगा, तब लिमिट हटा देंगे और डेल्टा, इसको स्मॉल, क्योंकि ये कम मात्रा में होता है, तो कम मात्रा में हम तात्क्षणिक वेग को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस। अब डी को क्या करना बेटा? स्मॉल भी कर सकते हैं, सी अपॉन डी टी। ये कम मात्रा के लिए है ना। जो डी टी है वो क्या है? अनंत सूक्ष्म अंतराल है, उनके बीच कम अंतराल है ना। तो कम अंतराल के कारण इनको डी जो है, जो कम के लिए होता है, और जो कैपिटल डेल्टा होता है उसको हम क्या करते हैं जब अधिक मात्रा में होता है। तो ये सूक्ष्म मात्रा के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें स्मॉल डी का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया? इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बेटे। ये हमारे पास क्या होगा? तात्क्षणिक वेग होगा। ठीक है। अब ये अभिक्रिया है हमारे पास, है ना। एक एग्जाम्पल पूछा हुआ उन्होंने कि अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z के लिए x के विलुप्त होने की दर कितनी है? 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये दिया हुआ है ना। एक अभिक्रिया है हमारे पास, और ये कह रहा है कि जो हमारे पास क्या दे रखा है, x के विलुप्त होने की दर दे रखी। तो x के विलुप्त होने की दर इतनी दे रखी, तो वो पूछ रहा है कि y के विलुप्त होने की दर कितनी होगी और z के बनने की दर कितनी होगी। तीन चीजें, दो चीजें पूछी हुई है। x तो दे रखा है, तो हम कैसे निकालते हैं? औसत वेग बराबर हम x को निकालते हैं। तो औसत वेग कैसे निकालते हैं? x के लिए कैसे निकालते हैं बेटा औसत वेग? x के लिए मान लीजिए हमने औसत वेग निकाला, यहाँ x इस अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या करते हैं? माइनस क्या करेंगे? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ x अपॉन क्या आएगा? डेल्टा टी। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी जो विलुप्त होने की दर है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये दे रखी उसने 10⁻⁻3। ठीक है। और कैसे में दे रखी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये दे रखी। अब हमें ज्ञात क्या करना है? y की विलुप्त होने की दर। तो हमें मालूम है कि जितना x की बनने की दर है, उतने इसकी विलुप्त होने की दर, इसके भी y की भी विलुप्त होने की दर उतनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? माइनस, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस डेल्टा, क्योंकि इसमें बटे बटे में कुछ है नहीं है ना पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा, और कितना आना चाहिए? x की जगह क्या ले लेंगे? एक्टिव मास ऑफ y अपॉन डी टी, और ये बराबर भी कितना होगा? 10⁻⁻3। ये तो सेम हो जाएंगे दोनों, मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन y जो हमारे पास z है, z थोड़ा डिफरेंट होगा, इसकी वैल्यू तो इतनी हो गई। अब हमें ये भी मालूम है कि यदि हम माइनस डेल्टा x को माने चाहे y को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा x अपॉन डी टी, डेल्टा टी, और इज इक्वल टू होता है प्लस 1/2। अब यहाँ रस समीकरण में ती लगेगी, है ना। और यहाँ क्या होगा? डेल्टा एक्टिव मास ऑफ कितना होगा? z अपॉन डी, ऐसे तो होगा। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 10⁻³ और इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस में होगी, इनटू क्या आएगा? यहाँ प्लस का चिन्ह है, और यहाँ आएगा डेल्टा z
एक्टिव मास ऑफ जेड अपॉन डेल्टा टी। देखो बेटा ये 2 यहाँ चला जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ जेड अपॉन डी टी और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ चले जाएगा तो इसके साथ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी। इसके जो जेड का होगा इसका आंसर होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 10 टू द पावर -3। तो हमने इन दोनों का निकाल दिया आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देखो है छोटा सा क्वेश्चन और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना। है तो छोटा सा, थोड़ी सी दिमाग लगाना बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार के और क्वेश्चन भी बेटे, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, इसको सॉल्व करना, खींचो इसको स्क्रीनशॉट, इसका भी खींचो, इनको सॉल्व करने। ठीक है ना। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, नहीं आएंगे तो कल मैं बता दूंगा आप लोगों को, है ना। तो ये था हमारे पास ताक्षणिक वेग। उसके बाद यही 2 पार्ट थे बेटा उसके, एक ताक्षणिक वेग और औसत वेग, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गए। तीसरे जो पार्ट था वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब उसके बाद है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा नंबर किसका है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों से मुख्यतः 3 होते हैं, है ना। हमने यदि देखेंगे तो मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कारक हैं। देखो अभिक्रिया का वेग हम देखेंगे, देखो अभिकारकों की सांद्रता, पहला जो कारक होता है कि जो अभिकारक है हमारे पास उनकी सांद्रता कैसी है, ज्यादा है तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, कम है तो धीमी होगी। तो अभिकारक की जितनी सांद्रता होगी उस पर भी निर्भर करता है कौन, अभिक्रिया का वेग। हम कहीं अभिक्रिया तीव्र होगी या धीमी होगी तो वो किस पर निर्भर कर रही है, अभिकारकों की सांद्रता पर। पहला काम है अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति, इनका नेचर कैसा है। एक तो सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति कैसी है। तीसरा ताप का प्रभाव, अभिक्रिया का वेग ताप पर भी निर्भर करता है कि ताप घटेगा बढ़ेगा क्या हो गया अभिक्रिया का वेग। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो दूसरी अभिक्रिया, जो मतलब किसी अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तीव्र या धीमा कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। तो उत्प्रेरक वर्धक भी होते हैं जो बढ़ाते हैं अभिक्रिया को, और अभिक्रिया की दर को घटाते हुए उत्प्रेरक विष कहते हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है उस पर भी निर्भर करता है। और माध्यम, किस माध्यम में, माध्यम की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है, और साथ साथ में विकिरण पर भी निर्भर करता है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, मुख्यतः तो 3 थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक और उत्पादों की प्रकृति, ताप, उत्प्रेरक, पृष्ठीय क्षेत्रफल, माध्यम की प्रकृति और विकिरण का प्रभाव। तो इन एक एक पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, है ना। कि मान लीजिए सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, अभिकारक और उत्पादों की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, और माध्यम का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, और विकिरण का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी, ठीक है। अब इसको रखते हैं।